तो जैसे कि हम बात कर रहे थे उड़द की दाल की, माँस की, तो उसमें देखिए क्या आया था, पुंसत्व यानी कि क्या, शुक्रम, शीघ्रम ददाति यानी कि शुक्र श्रुति करत्वम, यानी कि क्या कह रहे हैं, जो उड़द की दाल होती है वो शीघ्र ही शुक्र धातु की श्रुति कराने वाली होती है, यानी कि उसको निकालने वाली होती है। तो इसमें मैं आपको ये बता रही थी, अगर हमारे पास कोई रुग्ण आता है अपनी कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम ले करके, तो हमें सिर्फ वृश्य देख करके पेशेंट को उड़द की दाल खाने के लिए नहीं बोलना है। हमें देखना है कि वो अपनी कौन सी सेक्सुअल प्रॉब्लम ले करके आया है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसे क्या करना है, सजेस्ट करना है। मान लीजिए पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेकर के आया है अर्ली इजैकुलेशन की, और हमने उसे डाइट में बता दिया कि आप क्या कीजिए कि उड़द की दाल लेना स्टार्ट कीजिए, तो क्या होगा इससे, क्योंकि हमने क्या करा था, हमने सिर्फ श्लोक पढ़ा था, हमने उसकी टीका पढ़ी नहीं थी। ठीक है, हमने ये देखा था कि उड़द की दाल जो है वो वृश्य है, ठीक है, और पुंसत्व शक्ति को देने वाली है। अगर हमने उसकी टीका पढ़ी होती तो हमें पता रहता कि वो शुक्र श्रुति करने वाली है, ठीक है, यानी कि शुक्र धातु को शीघ्र ही निकालने वाली है। तो अब अगर पेशेंट ये बोल रहा है कि मुझे ऑलरेडी अर्ली इजैकुलेशन हो रहा है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे हम उसे उड़द की दाल खाने से मना करेंगे, क्योंकि कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो अर्ली इजैकुलेशन या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के होते हैं, और जब आप उनकी हिस्ट्री ले लोगे तो वो क्या बोलेंगे कि हम उड़द की दाल का सेवन करते हैं, जैसे कि वो रोटी के साथ उड़द की दाल का सेवन कर रहे होते हैं, या फिर दाल चावल के फॉर्म में उड़द की दाल ले रहे होते हैं, या कई लोग जो होते हैं खिचड़ी के फॉर्म में भी उड़द की दाल लेते हैं इधर हमारे उत्तराखंड साइड में। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, टीका भी पढ़नी है साथ साथ में, जिससे हमें पता चल सके कि एक्चुअल में संहिताकार हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो अगर ओवरऑल अगर हम मांस यानी कि उड़द की दाल के गुण देखें तो वो क्या है कि वृश्य है। ठीक है, अब देखिए वृश्य को भी डिफाइन करने के लिए टीका में उन्होंने बताया है कि वृश्य जो होता है, कोई भी द्रव्य जो होता है वो 3 तरीके से वृश्य कर्म करता है। एक तो क्या करता है, शुक्र श्रुति करम किंचित किंचित शुक्र विवर्धनम श्रुति विद्धि करम किंचित त्रिविधम वृश्यम उच्यते, यानी कि कोई भी द्रव्य जो है वो 3 तरीके से वृश्य कर्म कर सकता है। या तो वो क्या करेगा कि शुक्र की श्रुति कराएगा, यानी कि जो शुक्र धातु है उसको इजैकुलेट कराने का काम करेगा। दूसरा क्या है कि शुक्र विवर्धनम, यानी कि शुक्र धातु को बढ़ाने का काम करेगा, उसके अमाउंट को बढ़ाने का काम करेगा। तीसरा क्या है कि जो शुक्र श्रुति कर भी होगा और शुक्र वृद्धि कर भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये देखना होगा कि हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है उसमें हमें कौन सा वृश्य कर्म करवाना है। हमें उसके श्रुति के ऊपर ध्यान देना है, हमें उसके शुक्र धातु के विवर्धन पे ध्यान देना है, या फिर हमें उसमें दोनों ही तरीके से वृश्य कर्म करवाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे उड़द की दाल और मूंग की दाल के गुण देखेंगे। अब हम देखेंगे श्लोक नंबर 25, चरक संहिता सूत्र स्थान 27 अध्याय श्लोक नंबर 25। यहाँ पे देखिए राजमास, राजमास यानी कि राजमा। ठीक है, राजमा जो है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया बहुत फेमस दाल है, उसके गुण बताए गए हैं। तो क्या कह रहे हैं, राजमाशः सरो रुच्य, सरो यानी कि सरगुण वाली होती है। अब आपको याद होगा कि सरगुण जो होता है वो वात पित्त कफ, इन तीनों में से कौन से दोष का होता है, आप में से कोई बताना चाहे तो। पित्त का मैम। जी, तो देखिए जो सर दोष, सर गुण होता है वो होता है पित्त दोष का। ठीक है, तो सीधे आपने सिर्फ इतना सा पढ़ा और आपको क्या पता चल गया कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी बॉडी में ऑलरेडी पित्त दोष का इम्बैलेंस है और वो राजमा का सेवन कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसको नुकसान करेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जब स्टार्टिंग में क्लास शुरू करी थी तो आपको बोला था कि हमें क्या करना है कि अपने माइंड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इनको ना लेकर के आयुर्वेद में जो हमें दोषों के गुण बताए गए हैं, गुरु गुण है, स्निग्ध गुण है, सर गुण है, द्रव गुण है, उन सबको माइंड में रखना है। अगर हमें पता होगा कि पित्त का सर गुण होता है तो अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है पित्त की विकृति को लिए हुए,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी राजमा बंद करवा देंगे। ठीक है। जो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमें समझ नहीं आता है कि हम पेशेंट को कैसे पथ्य अपथ्य समझाएं, क्या उसका दें, क्या उसका बंद करवाएं। तो अगर हमने ये वाला अध्याय पढ़ा है तो हमें ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, रुच्य, रुच्य यानी कि रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही राजमा चावल का नाम आता है हमारे मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि राजमा क्या करता है, रुचि उत्पन्न करने वाला द्रव्य है एक। ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, कफ शुक्र अम्ल पित्तनुत, यानी कि जब हम नीचे इसमें टीका में इसका पाठ भेद देखते हैं तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि कफ शुक्र अम्ल पित्तकृत, यानी कि जो राजमा होती है वो क्या करती है, कफ दोष को, शुक्र को और अम्ल पित्त को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है। आपने देखा भी होगा अगर आपके पास अम्ल पित्त वाले रोग आते होंगे तो वो क्या बोलते हैं कि अगर हम राजमा खाते हैं, छोले खाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो ये जलन है या फिर ये जो प्रॉब्लम है ये क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, तत् स्वादु वातलो रूक्षः कषायो विशदो गुरु, यानी कि ये क्या होती है, स्वादु यानी कि मधुर रसवादी होती है, वातल यानी कि वात दोष को भी प्रकोपित करेगी ये। ठीक है। रूक्ष होती है, कषाय होती है, विशद और गुरु गुण वाली होती है। ठीक है। तो देखिए राजमा के बारे में इन्होंने हमें क्या बताया, एक तो सरगुण वाली है, रुचिकारक है, कफ शुक्र और अम्ल पित्त को बढ़ाने वाली होगी, वातल है यानी कि वात दोष का भी इम्बैलेंस करेगी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को क्या होता है, वो राजमा खाते हैं और उसी दिन उनका पेट क्या हो जाता है कि उन्हें लूज़ मोशन लग जाते हैं बहुत से लोगों को। ठीक है। तो उसके पीछे क्या कारण है, अगर वो एक्सेस अमाउंट में खा लेंगे तो वो वात दोष को इम्बैलेंस करवा करके क्या करेगी, ज़्यादा मात्रा में मोशन करवा देगी। ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे राजमास यानी कि राजमा के गुण हमें बताए हुए हैं। अब देखिए इसके बाद श्लोक नंबर 26 क्या कह रहे हैं, कुलथ के गुण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऊष्णा कषाया पाके अम्ला कफ शुक्र अनिल अपहा कुलत्था ग्राहीण कास हिक्का श्वास अर्शिशाम हिता। क्या कह रहे हैं, जो कुलथ की दाल होती है वो कैसी होती है, उष्ण होती है, कषाय होती है, पाक में क्या होती है, अम्ल होती है, यानी कि अम्ल पाकी होती है। अगर आपको याद होगा तो आपने देखा होगा कि अम्ल पित्त की जो कंडीशन होती है उसमें कुलत्थ की दाल जो है मना करवाई जाती है। इसके अलावा जब हम शिलाजीत का सेवन कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी कुलत्थ की दाल लेने के लिए मना करा जाता है। और उसके पीछे क्या रीज़न दिया जाता है कि शिलाजीत जो है वो एक पत्थर से प्राप्त होता है। ठीक है। और कुलत्थ जो है वो पत्थर को तोड़ने का काम करती है, इसीलिए कुलत्थ जो है वो अश्मरी में, ठीक है, स्टोन में तो दी जाती है लेकिन शिलाजीत सेवन के समय वो नहीं दी जाती है। ठीक है। अब देखिए आज हमने इसके गुण पढ़ लिए तो अब हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि जो कुलत्थ है वो क्या है, उष्ण गुण वाली है, पाक में क्या है, अम्ल विपाकी है। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ऐसा रुग्ण जो कि स्टोन का तो है, मान लीजिए उसे किडनी स्टोन है लेकिन उसे क्या है कि साथ में अम्ल पित्त भी है, तो हम उसे कुलत्थ लेने के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है। वरना अमूमन होता क्या है कि आपने देखा भी होगा कि कॉमन पब्लिक क्या करती है, उसने देखा कि उसके आसपास किसी व्यक्ति को कुलत्थ की दाल का पानी पीने से क्या हुआ था कि पथरी में आराम मिला था, स्टोन में रिलीफ मिला था। तो अगर उनको पथरी होती है या स्टोन होता है तो वो खुद भी लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि हमारे साथ वाले को तो रिलीफ मिला था लेकिन हमारे में तो क्या हुआ था कि हमें तो एसिडिटी होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। तो उनको एसिडिटी क्यों हुई, क्योंकि ये पाक में क्या है, अम्ल रस वाली है। ठीक है। और हो सकता है कि ऑलरेडी उनकी बॉडी में अम्ल पित्त की संप्राप्ति चल रही हो या फिर पित्त दोष विकृत चल रहा हो, जिससे कि उन्होंने कुलत्थ ली तो उससे उसको क्या मिल गया, एक प्लस फैक्टर मिल गया, जिससे कि उनकी जो अम्ल पित्त वाली कंडीशन उस टाइम तक दबी हुई थी वो उस टाइम पे उभर करके आ गई। तो इसके दो कारण हैं, एक तो उष्ण है तो उष्ण गुण अगेन क्या करेगा कि पित्त दोष को बढ़ाएगा, अम्ल है तो वो भी पित्त दोष को बढ़ाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, कफ शुक्र अनिल अपहा, यानी कि कफ को, शुक्र को और वात दोष को दूर करने वाली होती है ये। ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं,
ग्राही होती है, कास हिक्का श्वास और अर्श में हितकर होती है। अब देखिए आपको क्या करना है, अर्श की भी संप्राप्ति हमारे अकॉर्डिंग देखनी है। ये नहीं कि आपके पास पाइल्स का पेशेंट आया, आपने उसको ये समझ के कि पाइल्स यानी कि अर्श, और आपने उसको कुलत्थ दे दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, हमें अपने अनुसार पहले अर्श की संप्राप्ति, अर्श की चिकित्सा, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। देखना है कि अर्श की कौन सी कंडीशन में हमें कुलत्थ पेशेंट को देना ठीक रहेगा और कौन से में देना ठीक नहीं रहेगा। अब देखिए जब आप इसकी टीका पढ़ोगे तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि कुलत्थ जो है वो 4 प्रकार की बताई है। शुक्ल कुलत्थ है, कृष्ण कुलत्थ है, चित्र कुलत्थ है और लोहित कुलत्थ है, यानी कि 4 वैरायटी इन्होंने बता दी है। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया है कि ग्राम्य वन्य भेदेन च द्विविधो अपि, यानी कि 2 तरीके की कुलत्थ और होती है, ग्राम्य कुलत्थ और वन्य कुलत्थ, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट तरीके की जितनी भी कुलत्थ होती है उन सब के कॉमन गुण इन्होंने श्लोक नंबर 26 में हमें बता दिए हैं। अब देखिएगा श्लोक नंबर 27, जहाँ पे यहाँ इन्होंने बताए हैं मुकुष्ट के गुण, ठीक है। मकुष्ट कौन सी दाल होती है मुझे इसके बारे में नहीं पता है, और हमारे एरिया में इस नाम से कुछ मिलती भी नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना है, मकुष्ट की दाल के लिए ये बोला जाता है कि ये राजस्थान जयपुर वाले जो एरिया हैं वहाँ पे ये मिलती है। तो देखिए इसमें क्या है, मधुरा मधुरा पाके, यानी कि रस में भी जी मसूर है ना, मसूर। मकुष्ट नहीं नहीं, मोठ है मैम, मोठ जो मूंग के साथ, मूंग के जैसा ही होता है, राजस्थान में ही ज्यादा होता है। मतलब मूंग तो जैसे कटी हुई आती है ना, 2 तरीके की हाँ, वैरायटी आती है मूंग की। मूंग साबुत, जो मूंग आती है ना मैम, साबुत जी मूंग, जी जी वो वैसे ही होती है। उसका कलर हल्का ब्राउनिश होता है और सेम ही होती है, और राजस्थान में ही सबसे ज्यादा होती है। ठीक है मैम, थैंक यू। तो देखिए मकुष्ट यानी कि मोठ की जो दाल है उसके लिए क्या कह रहे हैं, मधुरा मधुरा पाके, यानी कि वो क्या है कि रस में भी मधुर होगी और पाक में भी मधुर होगी। ग्राहीणों यानी कि ग्राही होती है। रूक्ष शीतला, रूक्ष और शीतल गुण वाली है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, प्रशस्यन्ते रक्त पित्त ज्वर आदिशु, यानी कि रक्त पित्त में और ज्वर आदि में क्या होती है, हितकारी होती है। अब देखिए इसके बाद श्लोक नंबर 28, यहाँ पे इन्होंने हमें बताए हैं चणकाश्च मसूराश्च खंडिका सहरेणुवः, यानी कि चणक यानी कि चना, मसूर, खंडिका और हरेणु, इनके गुण बताए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको इसकी टीका देखनी है। चणक यानी कि जो चने के नाम से ही प्रसिद्ध होती है, खंडिका यानी कि त्रिपुट कलाय, ठीक है। त्रिपुट कलाय जो बोलते हैं मटर को बोलते हैं, 3 पुट वाला शायद कोई मटर आता होगा उसके लिए बोल रहे हैं। हरेणु यानी कि वर्तुल कलाय, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो चणक हो गया, मसूर हो गया, खंडिका, हरेणु हो गई, ये सब कैसी होती हैं, लघु होती हैं, शीत मधुरा, ठीक है। लघु होंगी, शीत होंगी, मधुर वाली होंगी, कषाय और विरूक्षणा, यानी कि रूक्षण करने वाली होती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि चने का ज़्यादा सेवन क्या करता है, रूक्षता ला करके वात का प्रकोप करता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मसूर के बारे में बता रहे हैं श्लोक नंबर 29 में। मसूर भी बहुत कॉमनली मिलने वाली दाल है, चना भी बहुत कॉमनली हर जगह ही मिलता है ऑल ओवर इंडिया में। तो मसूर के लिए क्या कह रहे हैं, पित्त श्लेष्मणि सश्यन्ते, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनमें कि पित्त और श्लेष्मा दोष की दृष्टि है उनके लिए क्या है, ये अच्छी मानी जाती है। सूपेशु आलेपनेशु च, और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, एक तो सूप बनाने के लिए, दूसरा आलेपनेशु, आलेप करने के लिए। आपने देखा होगा कि अगर किसी के फेस में व्यंग हो जाता है या फिर झाइयाँ हो जाती हैं तो क्या बोला जाता है कि मसूर की दाल का लेप लगाओ, ठीक है। या फिर पिंपल्स के अगर कोई निशान छूट जाते हैं तो उस टाइम पे भी क्या आया है कि मसूर की दाल का लेप लगाना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो मसूर की दाल होती है, एक तो क्या है कि पित्त श्लेष्मणि सश्यन्ते, यानी कि पित्त और कफ दोष वाली कंडीशन में ये अच्छी मानी जाती है। दूसरा इसका यूज़ कहाँ होता है, सूपेशु आलेपनेशु च।
अभी तक देखिए सूप बनाने के लिए सिर्फ मूंग की दाल का रेफरेंस आया, और दूसरा सूप के लिए इन्होंने किसको बोला है, मसूर की दाल को। ठीक है, तेषाम मसूरः संग्राही, मसूर की दाल कैसी है, संग्राही है। ठीक है, कलायो वातलः परम, और जो हमने कलाय यानी कि मटर के बारे में पढ़ा वो क्या होता है, परम वातल यानी कि सर्वश्रेष्ठ वात का प्रकोप करने वाला होता है। अब आप ये देखिए, जब किसी को अतिसार होता है और अगर कोई रुग्ण मूंग की दाल खा खा करके थक गया है, ठीक है, चाहे वो आईबीएस यानी कि गृहिणी वाली कंडीशन हो या फिर वो हो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली कंडीशन, उसमें भी हम मूंग की दाल खाने के लिए बोलते हैं ना, पचने में बिल्कुल हल्का खाना। तो अगर पेशेंट मूंग की दाल खा करके बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है तो आप वहाँ पे मसूर की दाल भी उसे दे सकते हो। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि मसूर की दाल का गुण भी हमें क्या बताया है, संग्राही बताया है। ठीक है, और उसका भी हम सूप बना सकते हैं, पित्त और श्लेष्मा को वो भी शमन कर रही है। ठीक है, कई बार होता है ना, पेशेंट बोलता है कि मैं कब तक मूंग की दाल खाते रहूं, तो मूंग की दाल के रिप्लेसमेंट में आप उसे मसूर की दाल भी खाने के लिए दे सकते हो, दोषों की कंडीशन देखते हुए। फिर देखिए यहाँ पे अब तिल के बारे में बात कर रहे हैं। श्लोक नंबर 30 में क्या कह रहे हैं, स्निग्ध उष्णो मधुरस्तिक्तः कषायो कटुकः तिलः त्वचः केश्यश्च बल्यश्च वातघ्न कफ पित्तकृत, यानी कि जो तिल होता है वो क्या होता है, स्निग्ध है, उष्ण है, मधुर है, तिक्त वाला रस वाला है, कषाय है और कटु है। ठीक है, त्वच होता है यानी कि त्वचा के लिए अच्छा होता है, केश्य होता है, बल्य होता है, वातग्नि यानी कि वात का शमन करने वाला है, लेकिन कफ और पित्त का प्रकोप करने वाला है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा जितने भी हमारे हेयर ऑयल्स आते हैं उनमें जो बेस रहता है, मोस्ट ऑफ द हेयर ऑयल का जो बेस रहता है वो क्या रहता है, तिल का तेल रहता है। किसी किसी का होता है कि नारियल का तेल हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द का क्या रहता है, तिल का तेल। क्यों रहता है, क्योंकि तिल का तेल क्या है, के केशी है यानी कि बालों के लिए अच्छा बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा जब आप चरक का स्नेहन वाला अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पे भी तिल तेल के लिए क्या बोला गया है कि बल अर्थे यानी कि बल के लिए क्या है कि तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है, और विरेचन के पर्पज से एरंड तेल को उत्तम कहा गया है। ठीक है, आपने देखा भी होगा अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका कि वेट गेन नहीं होता है, ठीक है, वेट गेन नहीं होता है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री रही है और वेट उसका गेन नहीं होता है, तो उसको भी आप सिंपल क्या कर सकते हो, तिल के तेल से मसाज करने के लिए बोल सकते हो बॉडी में। तो उससे क्या है कि उसका वेट जो है अगर बढ़ता नहीं है बाय द वे, तो वो घटता भी नहीं है। कई बार होता है ना, पेशेंट हमारे पास आता है कि हमारा वेट जो है वो कम ही होता जा रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा है, तो उनको भी अगर आप तिल के तेल से अभ्यंग करने के लिए बोलेंगे तो ये क्या करता है, जो वेट होता है उसे स्टेबल भी करता है और कई कई केसेस में वेट गेन भी कराता है। मेरी एक पेशेंट थी जिसकी ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री थी, और उसको मैंने जो ट्रीट करा था, ट्यूबरक्लोसिस, रक्त पित्त, उरहशत, इन तीनों को ही ध्यान में रखते हुए उसे ट्रीट करा गया था, और उसका भी यही कंप्लेन थी कि उसका वेट लॉस होता था, स्टेबल नहीं रहता था उसका वेट। तो मैंने उसे सिंपली तिल के तेल से मसाज करने के लिए बोला था, ऑल ओवर बॉडी में अभ्यंग करने के लिए, और ये बोला था कि अगर तिल का तेल उसे गर्मी लगे, क्योंकि क्या बोला गया है कि उष्ण होता है, ठीक है, अगर वो उसे गर्म लगे बोला था, तो उससे ये बोला था कि अगर आपको ऐसा लगे कि गर्मी कर रहा है तो आप क्या करना कि ये तिल का तेल ना लेकर के आप सिंपल नारियल के तेल से करना स्टार्ट करना। तो उसने क्या करा था, तिल के ही तेल से करा था। तो जब वो नेक्स्ट विज़िट में अपनी आई थी तो उसका 1 किलो वेट जो था वो बढ़ गया था, और उसे काफ़ी बल भी लग रहा था उसे अपनी बॉडी में। मतलब पहले वो ये बोल रही थी कि मुझे बिल्कुल वीक वीक सा लगता है, तो उसे इसमें भी रिलीफ मिला था। जैसे बोला है ना कि बल्य होता है, बल देने वाला होता है, तो ये एक्चुअल में देखने को मिलता है पेशेंट में। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 31 में शिंभी जाति के बारे में बता रहे हैं। मधुरा शीतला गुर्वो बल्यघ्नो रुक्षण आत्मिका स स्नेहा बलिभि भोज्या विविधा शिंभी धान्य शिंभी जात्य। क्या कह रहे हैं, जो शिंभी धान्य होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि ये मधुर होते हैं, शीतल होते हैं, गुरु हैं,
बलग्न हैं, रुक्ष हैं, स्नेह गुण वाले हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं श्लोक नंबर 32 में, शिम्भी रूक्षा कषाया च कोष्ठे वात प्रकोपिनी न च वृष्या न चक्षुष्या विष्टम्भ्य च विपच्यते। यानी कि जो शिम्भी धान्य होते हैं वो क्या होते हैं, रूक्ष हैं, कषाय हैं और कोष्ठ में वात का प्रकोप करने वाली होती हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं कि और ये क्या होती हैं, वृष्य भी नहीं है, चक्षुष्य भी नहीं है, विष्टम्भ करने वाली होती है। विष्टम्भ करने वाली होती है यानी कि अंदर ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और पचने में क्या होते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। फिर उसके बाद देखिए, आड़की कफ पित्तग्नि वातला। आड़की यानी कि क्या, तुअर, यानी कि अरहर की जो दाल होती है कफ और पित्त का तो शमन करती है, लेकिन क्या होती है, वातल होती है, यानी कि वात दोष का इम्बैलेंस करने वाली होती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि अगर आपके पेशेंट कोई आते होंगे तो वो क्या बोलते हैं कि मैडम जब हम अरहर की दाल खाते हैं ना तो पेट में गैस बन जाती है। ठीक है, गैस बन जाती है यानी कि वात का इम्बैलेंस हो गया किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आड़ की कफ पित्तग्नि वातला। अब आप ये देखिए कि अगर किसी की बॉडी में आपको लग रहा है कि वात दोष का इम्बैलेंस है तो आपको उसको अरहर की दाल भी खाने के लिए मना करना है या फिर कम अमाउंट में लेने के लिए बोलना है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, कफ वात नुत अवलगुज स एडगजो। यानी कि एडगज और अवलगुज जो होता है वो कफ वात का शमन करने वाला होता है। फिर निष्पावा वात पित्तला। निष्पाव जो होती है वो वात और पित्त को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, का कांडोमा आत्मगुप्तानाम मासवत फलम आदिशेत। यानी कि फिर इन्होंने क्या करा है कि अरहर के गुण हमें बता दिए हैं। फिर उसके बाद हमें क्या कह रहे हैं, उसके काकड़ोल यानी कि सेम, काली लंबी चौड़ी रोम वाली कोई होती है, आत्मबला आत्मगुप्ता यानी कि केवाच का फल। इन दोनों के गुण जो होते हैं उड़द के समान होते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या करा, द्वितीयो अयम समिधान्य वर्ग प्रोक्तो महर्षिणाम। तो इस तरीके से हमने द्वितीय अन्य वर्ग यानी कि समिधान्य वर्ग को आज हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन कॉमनली जो हम पढ़ सकते हैं, जो हमें प्रैक्टिकली मिलती भी हैं, एक तो मूंग के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, मास यानी कि उड़द की दाल के बारे में पता होना चाहिए, राजमास के बारे में पता होना चाहिए, जो लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उन्हें कुलथ के बारे में पता होना चाहिए, जो लोग राजस्थान जयपुर से बिलोंग करते हैं उन्हें मकुष्ट यानी कि मोठ की दाल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चणक हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, इसके गुण आपको पता होने चाहिए, मसूर के पता होने चाहिए, आड़की यानी कि अरहर के पता होने चाहिए, तिल के पता होने चाहिए। जब आप इसके टीका देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने तिल के लिए क्या बताया है कि तिल की 3 वैरायटी मिलती हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है, कृष्ण तिल होता है, एक होता है कृष्ण तिल, एक होता है सफ़ेद तिल। ठीक है, आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली 2 तरीके के तिल मिलते हैं, एक वाइट वाले मिलते हैं और एक काले वाले तिल मिलते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें देखना है। मूंग को जो है, हरी मूंग को भी हमें सिंपल मूंग में ही कंसिडर करना है। चलिए तो फिर यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास को। कोई क्वेरीज रहेगी तो आप पूछ लीजिएगा ग्रुप में।